अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम बायोएनर्जेटिक्स के एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हुए हैं। जिस तरह के हमने लास्ट लेक्चर में कहा हुआ था कि एनर्जी सिंथेसिस का जो प्रोसेस है जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं, और रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसमें दो टाइप्स होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। और हमने एरोबिक रेस्पिरेशन की जो स्टेप्स थे उनमें से फर्स्ट स्टेप्स के बारे में पढ़ा था। एरोबिक रेस्पिरेशन की जनरली हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड क्रेब्स साइकिल, थर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और हमने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ा था, जो ग्लाइकोलाइसिस का जर्नल मैकेनिज़्म होता है स्टेप वाइज, उसके बारे में पढ़ा था कि किस तरह से हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन का वो परफॉर्म होता है। लेकिन उसमें हमने जर्नल स्टेप्स बताए थे कि फ्लास्ट स्टेप में ये होता है, फ्लास्ट स्टेप में ये होता है। और यहाँ आज का जो लेक्चर है वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये मसला होता है कि उनको जर्नल स्टेप्स का तो पता है कि इस स्टेप में ये चीज़ बन रही है और इस स्टेप में ये चीज़ बन रही है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि कौन से स्टेप में कौन सा स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं, किस कार्बन के हाइड्रोजन रिलीज़ हो रहे हैं, किस कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिलीज़ हो रहे हैं, कहाँ पर फॉस्फेट अटैच हो रहा है, कैसे फॉस्फेट अटैच हो रहा है, किस तरह से उसको अपनी जगह बन जाती है बॉन्ड्स के लिए। तो उन स्टूडेंट के उन सारे कन्फ्यूज़न को मैं इंशाल्लाह आज इस वीडियो में, इस लेक्चर में दूर कर दूंगा। तो जनरली हमने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस के बारे में कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल की लाइसिस या ब्रेकडाउन करते हैं। किस चीज़ के लिए? ऑक्सीजन फॉर्मेशन के लिए। ये जनरली स्टेप तो एरोबिक रेस्पिरेशन के, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम इस स्टेप को कहते हैं कि प्रोसेस इन विच ग्लूकोज लाइसिस अकर। दिस प्रोसेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जनरली हम कहते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 स्टेप है और ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, लेकिन उसमें जो ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप होता है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। दिस इज़ आल्सो द रिवर्स ऑफ केल्विन साइकिल। अगर हम केल्विन साइकिल को देख लें तो केल्विन साइकिल में हम क्या कर रहे थे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को की फॉर्मेशन कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ हद तक जो केल्विन साइकिल था वो यहाँ पर होगा, उसका जो रिवर्स होगा वो यहाँ पर होगा। वो वहाँ पर हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल की 6 कार्बन मॉलिक्यूल की सिंथेसिस कर रहे थे, यहाँ पर हम उसकी रिवर्स जाएंगे, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन करेंगे और उनको सिंपल कंपाउंड में या सिंपल कार्बन एटम में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ताकि हमारे पास जो इसमें स्टोर एनर्जी हो वो क्या हो, रिलीज़ हो, और वो रिलीज़ हो के हमारे पास एटीपी सिंथेसाइज कर दें। तो अच्छा, हम अब मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि मैकेनिज़्म ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ये कौन सा मैकेनिज़्म है? जनरल मैकेनिज़्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये है स्ट्रक्चर मैकेनिज़्म, इसलिए आपने यहाँ पर खूब ध्यान देना है और वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपको कंप्लीट समझ आ जाए कि किस तरह से स्ट्रक्चरली हमारे पास चेंजेस क्रिएट होते हैं ग्लाइकोलाइसिस मैकेनिज़्म में। तो हमारे पास जो फर्स्ट फेज़ ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है उसको हम कहते हैं प्रेफरेटरी फेज़, और सेकेंड स्टेप को हम कहते हैं पे ऑफ फेज़। प्रेफरेटरी फेज़ में क्या करेंगे हम, प्रेफरेशन ऑफ ग्लूकोज एंड इट्स कन्वर्जन टू ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। तो प्रेफरेटरी फेज़ में हम ग्लूकोज जो ऑलरेडी प्रेफर हो गया है फोटोसिंथेसिस में, उसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। और जब ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में ये कन्वर्ट होगा तो इसी दौरान यहाँ पर हमने 2 ATP यूज़ करने हैं, और वो 2 ATPs इस प्रेफरेटरी फेज़ में यूज़ होंगे। यहाँ पर हमारे पास कोई पे ऑफ ATP नहीं होगा, यहाँ पर हम कोई भी ATP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज नहीं करेंगे, बल्कि 2 ATP मॉलिक्यूल हम इस रिएक्शन में या इस फेज़ में इस्तेमाल करेंगे या यूटिलाइज़ करेंगे। तो अच्छा, हम आते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। जो प्रेफरेटरी फेज़ का फर्स्ट स्टेप है वो है स्टेप 1। और स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल की कन्वर्जन किस चीज़ में, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। तो हम ग्लूकोज फॉर एग्ज़ाम्पल ये 6 कार्बन का एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, और ग्लूकोज का जो हमारे पास जर्नल स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है कि इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। इसका जो फर्स्ट कार्बन होता है और जो 5th कार्बन होता है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल 5th कार्बन हो गया और ये 1st कार्बन हो गया, तो इसके बीच में जो इसका एक रिंग बनाते हैं उस रिंग में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बाद ये 1st कार्बन हो गया, 2nd कार्बन हो गया, 3rd कार्बन, ये 4th कार्बन, ये 5th कार्बन, और ये
ये 6 कार्बन हो गया। तो ये जनरल स्ट्रक्चर फार्मूला है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। अब इस स्ट्रक्चर फार्मूले में हम देखेंगे कि किस तरह से चेंजेस क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर जो 6 कार्बन के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच होता है, उस हाइड्रोक्सल ग्रुप में जो ऑक्सीजन होगा वो क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा, और जो हाइड्रोजन होगा उनसे इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसलिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा H पॉजिटिव की हालत में। तो यहाँ पर 6 कार्बन का जो ऑक्सीजन होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, एक ATP मॉलिक्यूल यूज़ करना है। तो इस एक ATP मॉलिक्यूल से जो एक फास्फेट मॉलिक्यूल निकल जाता है, वो फास्फेट मॉलिक्यूल यहाँ पर अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पे, क्योंकि ये फास्फेट मॉलिक्यूल पॉजिटिव होता है और ये ऑक्सीजन नेगेटिव होता है। अक्सर स्टूडेंट को इस चीज़ में कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि अगर हम जनरली देख लें तो PO3-2 ये वाला निशान हम लगाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि फास्फेट मॉलिक्यूल ओवरऑल हमारे पास नेगेटिव होता है। लेकिन जब हम इसको ऐड करते हैं इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ, तो ये नेगेटिव नहीं होता, ये पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव किस तरह से बनता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये फास्फेट के साथ हमारे पास क्या है, उनके बॉन्ड्स हैं। तो इसका एक जो हाइड्रोक्सल ग्रुप होगा वो क्या करेगा, यहाँ से निकल जाएगा, और निकलने की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाता है, और ये जो नेगेटिव साइन होता है वो इस ऑक्सीजन की वजह से होता है। तो ये जब निकल जाते तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाता है, और उस पॉजिटिव साइन की वजह से ये फास्फेट मॉलिक्यूल इस ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। और इसकी अटैचमेंट की वजह से ये ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है और कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, ग्लूकोज 6 फास्फेट में। और ये जो मैकेनिज़्म या ये जो रिएक्शन होता है वो कौन करवाता है, एंजाइम्स होता है, जिसको हम कहते हैं हेक्सोकाइनेस। उम्मीद करता हूँ कि फ़र्स्ट स्टेप का आपको समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो ग्लूकोज 6 फास्फेट का मॉलिक्यूल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इसके आइसोमर में। आइसोमर कौन से होते हैं, उसको हम आइसोमर की डिफिनेशन किस तरह कर सकते हैं। आइसोमर वो कंपाउंड्स होते हैं या वो मॉलिक्यूल होते हैं जो एक मॉलिक्यूल से कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे में, लेकिन उन दोनों मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर फार्मूला होगा वो डिफरेंट होगा और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये 6 कोनों वाला एक मॉलिक्यूल है जिसको हम हेक्सागोनल या हेक्सोस कहते हैं, और ये 5 कोनों वाला मॉलिक्यूल है जिसको हम पेंटोस कहते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गए हैं, हालांकि बाकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो इन दोनों का क्या होगा, सेम होगा। अगर हम यहाँ पर फास्फेट अटैच कर लें तो इन बाकी दोनों का जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो डिफरेंट हो जाएगा, और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या होगा, वो सेम होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो आइसोमर की जो फास्फेट मॉलिक्यूल की जो कन्वर्जन है टू इट्स आइसोमर, वो कौन करवाता है, ये रिएक्शन कौन स्पीड अप करवाता है, ये कौन करवाता है, फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। तो सेकेंड स्टेप में हमारे पास ग्लूकोज 6 फास्फेट मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया है फ्रक्टोज 6 फास्फेट, जो आइसोमर है किस चीज़ का, जो आइसोमर है इस ग्लूकोज 6 फास्फेट मॉलिक्यूल का। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया किस चीज़ का, फ्रक्टोज 6 फास्फेट का। तो ये हमारे पास था सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होता है, स्टेप 3 में ये होगा कि इस फ्रक्टोज 6 फास्फेट के साथ एक और फास्फेट मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा। तो उस मॉलिक्यूल को हम कहाँ से ऐड करेंगे, उसको हम इस ATP से ऐड करेंगे। जब इस यहाँ पर एक फास्फेट मॉलिक्यूल निकल जाता है तो क्या बच जाएगा, ADP। क्या बन जाएगा, बच जाएगा ADP। और ये रिएक्शन कौन करवाता है, ये रिएक्शन करवाता है फास्फोफ्रक्टोज काइनेज 1, फास्फोफ्रक्टोज काइनेज 1। तो फास्फोफ्रक्टोज काइनेज का क्या करवाता है, यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर में देख लें तो स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट नंबर का कार्बन है उसके CH2 कार्बन के साथ जो हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है उसका जो ऑक्सीजन होता है वो बॉन्ड ब्रेक करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले लेता है और उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और H पॉजिटिव रह जाता है। तो ये H पॉजिटिव यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, क्या बच जाएगा, O नेगेटिव। तो सेम उसी तरह यहाँ पर जो ATP वाला फास्फेट निकलता है उस फास्फेट से एक हाइड्रोक्सल ग्रुप और निकल जाएगा, वो हाइड्रोक्सल और
ये हाइड्रोजन आपस में मिल जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे और यहाँ पर फास्फेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। और ये पॉजिटिव जो फास्फेट होगा वो अटैक करेगा इस हाई ऑक्सीजन पर और इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास एक नया मॉलिक्यूल बन जाएगा जिसको हम नाम देंगे फ्रक्टोज 1,6 बेस फास्फेट, क्योंकि 6 नंबर कार्बन के साथ ऑलरेडी फास्फेट अटैच है। अब 1 नंबर कार्बन के साथ भी फास्फेट अटैच हो गया है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 बेस फास्फेट। बेस हम यूज़ करते हैं बाइकिलीमीन 2 फास्फेट। तो अक्सर रिएक्शन में हम ये डबल एरो का निशान लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं कि ये रिवर्सेबल रिएक्शन है। क्या है, रिवर्सेबल, मीन कि ये रिएक्शन इसी तरह फिर अपनी जो इनिशियल स्ट्रक्चर है उसमें रिवर्स भी हो सकता है, ताकि इस एरो की कोई कन्फ्यूजन हो आपको। अच्छा तो अब ये हो गया स्टेप 3। स्टेप 4 में क्या होगा, इस फ्रक्टोज 1,6 बेस फास्फेट मॉलिक्यूल को हमने डिवाइड करना है। कहाँ पर, सेंटर पर डिवाइड करना है। तो ये फ्रक्टोज 1,6 बेस फास्फेट का जो मॉलिक्यूल होगा वो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। और वो जब यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो हम किस तरह से लिखेंगे, ये इस तरह से लिखेंगे कि हाँ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक जो कार्बन है ये 3rd नंबर का कार्बन है, तो POCH2 यहाँ पर इसके साथ एक हाइड्रोजन है CH, और इस CH के साथ यहाँ पर एक ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर CHO आ जाएगा, CHO। लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड होगा वो ये इस साइड पे ब्रेक होगा और यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। और इस वाले कार्बन के साथ पॉजिटिव साइन आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो इसलिए जो O नेगेटिव होता है उसको हम एक प्रोटॉन एड्स करते हैं, और वो क्या करते हैं, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये इनिशियली O नेगेटिव होता है और उनके साथ हम एक प्रोटॉन को ऐड करते हैं, इसलिए ये क्या बन जाता है, OH बन जाता है या हाइड्रोक्सल बन जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर OH डायरेक्टली लिखा है। लेकिन इसका एक्चुअल मैकेनिज्म ये है कि यहाँ पर जब बॉन्ड ब्रेक करते हैं ये नेगेटिव बन जाता है और इसके साथ एक हाइड्रोजन आके अटैच हो जाता है और ये हाइड्रोक्सल बना लेते हैं। तो ये कौन सा हो गया, 2 नंबर कार्बन हो गया, ये 3rd नंबर कार्बन हो गया और ये इसका 1st नंबर कार्बन है। 1st नंबर कार्बन को अगर हम देख लें तो यहाँ पर कार्बन 1, कार्बन 3, कार्बन 2, कार्बन 1। कार्बन 1 को अगर हम देख लें CHOH है, CHOH है, लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड होगा वो इस साइड पे ब्रेक होगा, इस कार्बन के साइड पे ब्रेक होगा, क्योंकि जब हमारे पास 2 सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं उस वक्त हमारी मर्ज़ी होती है कि जो रिएक्शन डायरेक्शन चाहते हैं उसी की तरफ हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे। यहाँ पर भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है लेकिन फिर डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जो है वो रॉन्ग हो जाती है आगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर इस बॉन्ड को इस तरफ या इस कार्बन की तरफ ब्रेक कर दिया है। तो ये वाला कार्बन नेगेटिव बन जाएगा और ये वाला कार्बन पॉजिटिव बन जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, इस C पॉजिटिव के साथ ये जो हाइड्रोक्सल ये वाला हाइड्रोक्सल है वो यहाँ पर फॉर एग्जांपल इनिशियली ये अटैच है, हाइड्रोक्सल है और यहाँ पर डबल बॉन्ड भी नहीं, ये सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर ये जो O होगा वो इससे बॉन्ड इस साइड पे ब्रेक करेगा, नेगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसी तरह ये ऑलरेडी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव बन गए है इलेक्ट्रॉन के, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेने से। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। बाकी इसका H अपना हमने लिखा है। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। तो एक मॉलिक्यूल ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट का बन गया है और दूसरे मॉलिक्यूल को हम देखते हैं कि डायहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फास्फेट। हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि एक मॉलिक्यूल लास्ट वीडियो में कि एक मॉलिक्यूल ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट का बनता है और दूसरा मॉलिक्यूल डायहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फास्फेट का बनता है। तो ये किस तरह से डिफरेंट है, हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। एक्चुअली हम इसको तो बीच में या सेंटर में ब्रेक कर लेते हैं लेकिन उसके स्ट्रक्चर डिफरेंट बनते हैं, वो इस तरह से बनते हैं। अगर हम इस कार्बन को देख लें फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास अभी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा उसमें ये वाला 3rd नंबर कार्बन बन जाएगा, ये 2 नंबर कार्बन बन जाएगा और ये 1 नंबर कार्बन बन जाएगा। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं कि फास्फेट ऑक्सीजन CH2। अब जो ये
सेकंड वाला कार्बन है उस पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन तो इसने ले लिए थे ऑक्सीजन ने। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज है। और इस पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या है, एक हाइड्रोक्सल ग्रुप है। यहाँ पर हम शो करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये तो हमने डायरेक्ट लेके, इसको हम मैकेनिस्टिक डिटेल में हम इस तरह लिखेंगे कि ये OH हो गया और ये हमारे पास C पॉजिटिव हो गया। अब आप यहाँ पर समझ ले कि यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, अभी तक डबल बॉन्ड नहीं बना है। तो डबल बॉन्ड इस तरह से बनेगा कि ये ऑक्सीजन इससे बॉन्ड ब्रेक कर लेगा और ये नेगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव H यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, O नेगेटिव बन जाएगा और ये C पॉजिटिव है। तो C पॉजिटिव और O नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और एक डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस तरह हमने डायरेक्टली लिखा है C डबल बॉन्ड O। अब इसके अगर हम फर्स्ट नंबर कार्बन को देख लें तो इसके साथ एक हाइड्रोक्सल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है। तो हम अगर यहाँ पर फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ एक को हम क्या कर लें, हाइड्रोक्सल ग्रुप कर लें और एक को हम क्या कर लें, हाइड्रोजन कर लें। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर बॉन्ड इसी साइड पे ब्रेक हो गया है। तो ये हमारे पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज के साथ हम क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज के साथ हम ये करेंगे कि यहाँ पर एक और हाइड्रोजन को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन इसका जो एक बॉन्ड कम है तो वो इसका चूँकि नेगेटिव है तो एक H पॉजिटिव हम यहाँ पर ऐड करेंगे और ये क्या बना लेगा, ये हमारे पास बना लेगा CH2OH, क्योंकि इसके पास पहले कितने हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन था और एक हाइड्रोक्सल ग्रुप था। अगर हम इसके साथ एक और हाइड्रोजन ऐड कर लेंगे तो H कितने बन जाएंगे, इनके साथ 2 बन जाएंगे, CH2 बन जाएंगे और एक हाइड्रोक्सल। तो इसलिए हमने डायरेक्टली इसको क्या लिखा है, POCH2 C डबल बॉन्ड O CH2OH। तो ये हमारे पास किस चीज़ की स्ट्रक्चर है, डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन की। तो ये हमारे पास कौन सा फेज़ था, ये था प्रेपरेटरी फेज़। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रेपरेटरी फेज़ की समझ आ गई होगी। अब हम फॉरवर्ड करते हैं सेकंड फेज़ की तरफ, जिसको हम पे ऑफ फेज़ भी कहते हैं। तो पे ऑफ फेज़ में हम पहले क्या करेंगे, उससे पहले हम इस डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन को क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में। उसको हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो अब यहाँ पर हम देखेंगे। ये हमारे पास स्ट्रक्चर बना था POCH2OP C डबल बॉन्ड O CH2OH। उसको हमने ओपनली लिखा है कि 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोक्सल ग्रुप है। तो जो डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन की कन्वर्जन है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में, उसमें जो हम फर्स्ट स्टेप करेंगे वो क्या है, ये डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन के स्टेप्स है। फर्दर उसमें अंदर के मैकेनिज़्म है कि यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड O है तो यहाँ पर ये O जो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसी वजह से ये C पॉजिटिव बन जाएगा और ये O नेगेटिव बन जाएगा। और ये जो कार्बन है ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को रिलीज़ करेगा और उसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसी तरह वो ये नेगेटिव बन जाएगा। और इसी तरह जो ये हाइड्रोक्सल है वहाँ पर भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसी तरह H पॉजिटिव निकल जाएगा, O नेगेटिव बन जाएगा। तो ये स्टेप 1 है कन्वर्जन ऑफ डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन टू ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो सेकेंड नंबर का कार्बन है जिसमें डबल बॉन्ड पहले मौजूद था ऑक्सीजन के साथ, वो ब्रेक हो गया है। तो ये नेगेटिव है, ये भी O नेगेटिव है, ये C नेगेटिव है प्लस C पॉजिटिव, ये आपस में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। और यहाँ पर हम H2 को क्या करेंगे, H2 को ऐड करेंगे, या हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक हाइड्रोजन ऐड किए हैं। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो कौन सा बन जाएगा, वो ये बन जाएगा कि जो सेकेंड नंबर का कार्बन होता है और थर्ड नंबर का कार्बन होता है उसके बीच में डबल बॉन्ड बन जाती हैं। क्या बन जाती है, डबल बॉन्ड बन जाती हैं और इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन या एक प्रोटॉन ऐड हो जाता है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये बन जाएगा कि यहाँ पर हाइड्रोक्सल बन जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगी। इसका जो स्टेप 3 है, स्टेप 3 में क्या होगा, यहाँ पर जो C और C सेकेंड और थर्ड नंबर कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड बना था वो ब्रेक हो जाएगा, इसी सेकेंड कार्बन की तरफ ये O नेगेटिव बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, C पॉजिटिव बन जाएगा। अच्छा, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा कि यहाँ पर जो C
फर्स्ट कार्बन का जो C पॉजिटिव है उसके साथ O नेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। और जो सेकेंड H की हमने बात की थी वो दूसरा H यहाँ पर इस सेकेंड नंबर कार्बन के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। और उसकी अटैचमेंट की वजह से हमारे पास क्या बन जाएगा, CH2OP एंड C हाइड्रोक्सल एंड CH एंड फर्स्ट नंबर के साथ C डबल बॉन्ड O एंड CH। अच्छा, अब क्या बन गया है, CH2OP CHOH C डबल बॉन्ड OHO। अगर हम इन दोनों की स्ट्रक्चर को देख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास क्या था, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट था। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देख लें जो अभी हमने डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन की कन्वर्जन से बनाया है, तो वो भी क्या है, वो भी ये है कि CH2OP CHOH C डबल बॉन्ड O। इट मीन कि हमने यहाँ पर क्या बना दिया है, इस डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ने हमने ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट हमने बना दिया है। अब दोनों साइड की जो मॉलिक्यूल्स बने हैं 3 कार्बन के, वो दोनों क्या हैं, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप 6 से एक्चुअली पे ऑफ फेज स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर हम क्या करते हैं, जहाँ पर हम ATP सिंथेसाइज करते हैं और NADH की सिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी मैकेनिस्टिक डिटेल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस के जो फर्स्ट फेज़ है प्रिपरेटरी फेज़ उसका, और उसमें डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन की कन्वर्जन टू ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट उनकी भी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है पे ऑफ फेज़, जिसमें हम पे करेंगे किस चीज़ को, ATP प्लस NADPH। तो इसलिए हम इस स्टेप को कहते हैं कि ऑक्सीडेटिव कन्वर्शन ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट टू पायरुवेट एंड द कपल्ड फार्मेशन ऑफ ATP एंड NADHO। कपल्ड फार्मेशन मीन कि यहाँ पर हमने 2 ATP को भी प्रोड्यूस करना है और 2 NADH मॉलिक्यूल को भी हमने प्रोड्यूस करना है। तो वो किस तरह से प्रोड्यूस होंगे, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोग्लाइसरिक एसिड हैं, एक जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन की कन्वर्जन से बना है और एक ऑलरेडी जो फर्स्ट पेज पे था डाईहाइड्रोक्सी ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डायरेक्टली जो बना था। तो ये 2 मॉलिक्यूल हुए, तो यहाँ पर हम इन दोनों मॉलिक्यूल को इकट्ठा लिखेंगे, तो इसलिए हम लिखते हैं 2 ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। तो ये हमारे पास कौन सा स्टेप था, इससे पहले ये वाला स्टेप 5 था जिसमें हमने डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन की कन्वर्जन किए ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। अब ये स्टेप 6 है। तो स्टेप 6 में हम सिंपली क्या करते हैं, 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट मॉलिक्यूल को यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, वो इसलिए हम 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट को यूज़ करते हैं। अगर हमने यहाँ पर 2 ATP यूज़ किए तो हमारे पास नेट गेन ऑफ 2 ATP ऑफ ग्लाइकोलाइसिस नहीं बनेगी, क्योंकि हम अगर 4 ATP यूज़ करेंगे और 4 प्रोड्यूस करेंगे तो 4 - 4 = 0। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर हमने 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट को क्या करना है, 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट को हमने यूज़ करना है। तो अच्छा, स्टेप 6 को याद रख लें, क्योंकि अक्सर MCQs में आता है कि स्टेप 6 ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है। तो स्टेप 6 ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट यूज़ होंगे और 2 NAD यूज़ होंगे। 2 NAD किस तरह से यूज़ होंगे, 2 NAD इस तरह से यूज़ होंगे कि ये रिड्यूस हो जाएंगे, मीन यहाँ पर N2 NAD के साथ 2H जो एटम्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे और उन एटम की वजह से ये कन्वर्ट हो जाएंगे 2 NADHO। अगर हम इसके स्ट्रक्चर में देखें कि कहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं और कहाँ पर फास्फेट ऐड हो रहे हैं, तो आप स्ट्रक्चर में देखें, स्ट्रक्चर में इस तरह से हो जाएगा कि दोनों स्ट्रक्चर में, दोनों मॉलिक्यूल्स में, कि यहाँ पर जो कार्बन होगा वो बॉन्ड ब्रेक करेगा अपनी तरफ, तो ये नेगेटिव बन जाएगा और ये HO पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसका जो नेगेटिव है वो यहाँ पर रह जाएगा कार्बन के साथ और यहाँ से ये H पॉजिटिव निकल जाएगा, H पॉजिटिव निकल जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसी स्टेप में हमने 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट को ऐड किया है और ये इनऑर्गेनिक फास्फेट डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे कहाँ पर, इस फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ। अब हमको पता है कि ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन। थर्ड नंबर कार्बन के साथ तो ऑलरेडी फास्फेट मॉलिक्यूल अटैच है, लेकिन जो दूसरा फास्फेट मॉलिक्यूल होगा वो इस फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा
और इसकी अटैचमेंट की वजह से हमारे पास एक नेक्स्ट मॉलिक्यूल बन जाएगा 2 फास्फेट का। और ये जो रिएक्शन है वो कौन परफॉर्म करता है, किसकी प्रेजेंस में होता है, वो प्रेजेंस होता है एक एंजाइम है जिसको हम ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस मीन हमने हाइड्रोजन की रिमूवल करनी है। और इस स्टेप को हम ऑक्सीडेशन एंड फास्फोराइलेशन फेज भी कहते हैं। मीन हमने इसमें रिमूवल करनी है हाइड्रोजन की और ऐड करना है फास्फेट को। तो ये हमारे पास क्या बना लेगा इस एंजाइम की बदौलत 1,3 बेस फास्फेट ग्लाइसरल्डिहाइड 1,3 बेस फास्फेट ग्लाइसरल्डिहाइड। तो ये हमारे पास एक नेक्स्ट मॉलिक्यूल बन जाएगा 2 फास्फेट का। इससे पहले यह था एक फास्फेट का। तो यहाँ पर जो MCQs मोस्टली आती है वो MCQs ये होती है कि ये जो 2NADH ग्लाइकोलाइसिस में बनते हैं वो कौन से फेज़ में बनते हैं। तो वो कौन से फेज़ में बन गए हैं अभी, स्टेप 6 या स्टेप 6 फेज़ में बन गए हैं। ये आपने जहन में याद रखना है। अच्छा, हम जाते हैं स्टेप 7 की तरफ कि स्टेप 7 में क्या होता है। स्टेप 7 में सिंपली यहाँ जो फास्फेट हमने ऐड किया था उसी फास्फेट को हमने फिर निकालना है। तो उसके निकालने की वजह से 2 फास्फेट यहाँ से निकल जाएंगे। तो वो 2 फास्फेट कहाँ पर जाएंगे, जो ये 2 फास्फेट हैं ये कहाँ पर जाएंगे, ये जाएंगे 280 ADP के साथ मिलेंगे। ये एक मॉलिक्यूल का फास्फेट निकला है और दूसरे मॉलिक्यूल का भी यहाँ से फास्फेट निकलेगा और दोनों फास्फेट जो होंगे वो यहाँ पर अटैच हो जाएंगे, क्या बना लेंगे 280P। तो आपने जहन में याद रखना है कि MCQs के लिए कि जो फर्स्ट 2 ATP इन ग्लाइकोलाइसिस कौन से स्टेप में बनते हैं, वो बनते हैं स्टेप 7 में। स्टेप 7 में तो यहाँ पर जो फास्फेट मॉलिक्यूल रिमूव हो रहे हैं वो कौन निकाल रहा है, एक एंजाइम है जिसको हम फास्फोग्लाइसरेट काइनेस। तो उसने क्या किया, यहाँ से 2 मॉलिक्यूल निकाल दिए। तो यहाँ से जब 2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे तो हमारे पास और नेगेटिव बन जाएंगे। तो इस फास्फेट मॉलिक्यूल से ये क्या करेंगे, बांड निकालेंगे और यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव साइन आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये थी स्टेप 7। इसके बाद जब ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फास्फोग्लाइसरेट बन जाते हैं तो उसके बाद हमारे पास स्टेप्स 8 जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो स्टेप्स 8 में जनरली क्या होता है, तो स्टेप्स 8 में ये होता है कि ये जो फास्फेट मॉलिक्यूल की पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। तो वो कैसे चेंज हो जाती है, ये यहाँ पर ऑक्सीजन और फास्फेट के जो बीच वाला बॉन्ड होता है वो यहाँ पे ब्रेक हो जाता है और इसी तरह ये नेगेटिव साइन बन जाता है और ये पॉजिटिव साइन बन जाता है। तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर का कार्बन था इसके साथ एक हाइड्रोजन होता है और एक क्या हो जाता है, हाइड्रोक्सल होता है। तो ये हाइड्रोक्सल क्या करेगा, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करेगा जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर नेगेटिव साइन आ जाएगा और H पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो ये वाला H जो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा इसी ऑक्सीजन के साथ क्योंकि ये नेगेटिव है। और ये वाला फास्फेट ऐड हो जाएगा किस चीज़ के साथ, SO नेगेटिव के साथ। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बनाएगा, COP एंड OH। ये H आ गया है इसके साथ और SO नेगेटिव के साथ P पॉजिटिव आ गया है। तो इस तरह ये एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं, 2 फास्फोग्लाइसरेट या 2 फास्फोग्लाइसरिक एसिड। और ये कौन सा एंजाइम करवाता है, म्यूटेज हम कहते हैं म्यूटेशन को। तो ये इसने क्या किया, म्यूटेशन के मीन पोजीशन ऑफ फास्फेट को चेंज कर दिया है फ्रॉम 3rd कार्बन टू 2nd कार्बन। तो ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2 फास्फोग्लाइसरिक एसिड बन गए हैं। अब इसके बाद हमारे पास है स्टेप 9। और याद रख ले, जब भी हम डबल एरो को यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है कि जिस स्ट्रक्चर से ये नया स्ट्रक्चर बना है वो स्ट्रक्चर पुराने वाले स्ट्रक्चर में फिर भी कन्वर्ट हो सकता है। तो स्टेप 9 में क्या होगा, स्टेप 9 में ये होगा कि जो सेकेंड फास्फेट मॉलिक्यूल होता है वो तो ऑलरेडी 2nd कार्बन के साथ अटैच होता है, लेकिन उसमें हमने क्या करना है, उसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें हमने चेंजेस क्रिएट करने हैं। और स्ट्रक्चर में चेंजेस किस तरह से क्रिएट होंगे, वो इस तरह से क्रिएट होंगे कि यहाँ पर जो हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है 2nd 3rd नंबर कार्बन के साथ वो यहाँ से निकल जाता है, वो बॉन्ड ब्रेक करता है। तो इसके बॉन्ड ब्रेक करने की वजह से O नेगेटिव बन जाएगा
या जो हाइड्रोक्सल है वो HO नेगेटिव बन जाएगा, निकल जाएगा, और जो कार्बन होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा। अब आपने यहाँ पर ध्यान देना है। ध्यान किस तरह से देना है आपने कि यहाँ पर C पॉजिटिव बन गया है और इस कार्बन ने एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिए हैं और एक हाइड्रोजन को रिलीज़ कर दिया है, और इसकी वजह से हाइड्रोजन पे पॉजिटिव साइन आ गया है और कार्बन पे नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में बॉन्ड बना लेंगे और ये हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन जो है वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएंगे, और जो कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 2 है उसके बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन भी हो जाएगी। तो ये स्ट्रक्चर चेंजेस यहाँ पर स्टेप 9 में क्रिएट हो जाएंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे MCQs में कि जो वाटर फॉर्मेशन है वो बेसिकली कौन से फेज़ में होती है, वो होती है फेज़ 9 या स्टेप 9 में ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ये MCQs के लिए क्या कर लें, याद कर लें। तो ये जो प्रोसेस है वो कौन सा एंजाइम करवाता है, वो एंजाइम है एनोलेस। कौन सा एंजाइम है, एनोलेस एंजाइम है। तो स्टेप 9 में हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल की प्रोडक्शन हो गई है। अब स्टेप लास्ट जो है जिसको हम स्टेप 10 या फाइनल स्टेप कहते हैं, जिसको हमने क्या किया है, अच्छा अब जब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाते हैं तो क्या बन जाता है, 2 फॉस्फोइनोल फायरोवेट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2 फॉस्फोइनोल फायरोवेट। अब 2 फॉस्फोइनोल फायरोवेट को हमने क्या करना है, ये जो 2 नंबर पे जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच है उसको हमने क्या करना है, निकालना है। तो इसी स्टेप में हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल होगा वो निकल जाएगा, जो फॉस्फेट एटम्स होते हैं उनमें से निकल जाते हैं। तो ये बॉन्ड इसी तरह इस साइड पे ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड जो है वो इस साइड पे ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है वो कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है, वो पायरोवेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है। तो अगर ये यहाँ पर ब्रेक हो गया, नेगेटिव आ गया, और ये यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पर हम दो ADP मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो 2 फॉस्फेट निकल जाते हैं तो वो इन 2 ATP के साथ मिल के क्या बनाते हैं, उनके साथ मिल के 2 ATP बनाते हैं। तो आपने MCQs के लिए याद रखना है कि जो लास्ट ATP मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस बनते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, स्टेप 10 में बनते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाए कि ये नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और ये नेगेटिव कार्बन के साथ क्योंकि उसका एक बॉन्ड कम है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक प्रोटॉन आ जाएगा H पॉजिटिव, वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, और ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी थे, एक 3rd हाइड्रोजन आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव। तो ये फाइनल स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगा, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि क्या है, पायरोवेट है। क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हम इस रिएक्शन में यूज़ कर रहे थे, तो कितने पायरोवेट बन जाएंगे, 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में बन जाएंगे, जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस स्ट्रक्चर मैकेनिज़्म को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया हो। तो इसी तरह बाकी जो मैकेनिज़्म है उनकी स्ट्रक्चर मैकेनिज़्म के लिए, जर्नल मैकेनिज़्म के लिए, या जर्नल मेथड के लिए, या जर्नल रिएक्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।